स्टूडेंट माइक्स ऑफ करें, माइक्स ऑफ कर दें। ओके जी, तो अब सेकंड मैंने आपको बताया था, अगर डेप्रिसिएशन बैलेंस गिवन नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस लाजमन गिवन होगा। अब इसका यहाँ पर चूंकि ये एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड आपको रिप्रेजेंट करती है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। ओके, अब इंक्रीज इन एसेट किसकी वजह से हो सकता है? अगर आपने कोई न्यू एसेट बाय की है, यानी कैश, और मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं परचेज। अगर आपने कोई न्यू एसेट परचेज किया पूरे साल में, उससे आपका एसेट बढ़ेगा। फिर आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ट्रांसफर फ्रॉम यानी कंस्ट्रक्शन, बल्कि इसको वर्ड लिखें ज्यादा क्लियर होगा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टेड। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो आप बाय नहीं करते बल्कि आप खुद बनाते हैं, और जब आप बना रहे होते हैं तो उसकी जितनी भी कॉस्ट है, चूंकि एक दिन में तो नहीं लगती, उस पर टाइम लगता है। जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपका पहले दिन से एक्सपेंस होना शुरू हो जाएंगे, और वो रोज एक्सपेंस जाएंगे, तो आप एक हेड ओपन कर लेते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जितनी अमाउंट उसमें आप इनकर करते चले जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड होती जाएगी। जैसे ही वो एसेट कंप्लीट हो जाएगा, अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकलकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाएगा, जो आप डेबिट साइड पे देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा क्रेडिट डेबिट साइड पे क्या आ सकता है? रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन कब आएगी? जिस वक्त आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज भी हो सकती है, यू नो दैट, और ये डिक्रीज भी हो सकती है। अब क्रेडिट साइड पे देख लेते हैं कि क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। क्रेडिट साइड पे अगेन मैं रीवैल्यूएशन पहले वर्ड लिख रहा हूं। अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो रही है तो वो आपकी क्रेडिट साइड पे आएगा। और फिर क्रेडिट साइड पे जब आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और यही मैंने फाइंड करना है, तो उससे भी मेरी एसेट की नेट बुक वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, और फिर एक चीज रह गई, वो यहां लिखता हूं, डिस्पोजल। अगर कोई एसेट डिस्पोज कर रहे हो तो उसकी नेट बुक वैल्यू, जो एसेट बेच रहे हैं उसकी नेट बुक वैल्यू यहां से आपने माइनस करनी है, यानी क्रेडिट करनी है। और उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगर आप देखें तो ये लेजर में 4 हेड मैंने डेबिट साइड पे लिखे, 4 क्रेडिट, जिसमें दो तो बैलेंस है। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई न्यू एसेट बाय करते हैं तो कैश जितना आपने पे किया वो आपका डेबिट साइड पे आएगा, जितनी परचेज की एसेट की। जितना आपने एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफर किया है वो आपकी डेबिट साइड पे आएगा। जो आपने रीवैल्यूएशन की है, अब अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, बिकॉज इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है। फिर अगर कोई आपने एसेट डिस्पोज किया है, डिस्पोजल किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी नेट बुक वैल्यू आप यहां से माइनस करेंगे। ये याद रखेगा, आप नेट बुक वैल्यू पर तो डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू आएगी, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब अब सर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बता दें थोड़ा सा। जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसके लिए इसका मैं एक लेजर नीचे बना रहा हूं वर्किंग 4 में, जरा इसको भी देख लीजिएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, ये मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, in progress. Capital work in progress is basically head which is used for those assets which are self-constructed. जो कंपनी खुद अपने खुद कंस्ट्रक्ट कर रही है ना, एसेट खुद बना रही है। कई दफा ऐसा होता है मशीन खुद बनाती है, कई दफा कंपनी वो जितने भी चीजें खुद बना रही है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। देखें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अभी हमने खत्म किया, इंट्रो से पढ़ते आ रहे हो। मैं अगर आपसे ये कहूं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे करूं कि व्हेन द
property plant and equipment shall be recognized. कब recognize होता है? तो हम पढ़ चुके हैं when it is available for use. तो इसका मतलब है कि जिस दिन मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की है उस दिन बिल्डिंग या कोई एसेट मेरे यूज में तो नहीं है, तो लिहाजा उसकी मैं कॉस्ट कैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। इसलिए याद रखिएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है। यानी वो ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? जब साल शुरू हुआ था तो वो एसेट अभी कंस्ट्रक्शन में था। ड्यूरिंग द ईयर जितनी कॉस्ट आपने मजीद इनकर की है उस पर वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, ये फर्दर कॉस्ट है जो आपने इनकर की है। अच्छा, अब साल के एंड पर ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी, यानी अभी भी कुछ एसेट ऐसे हैं जो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो मैंने अभी गैप में लिखने लगा हूं, ये वो अमाउंट है जो कंप्लीट होती है। जो कंप्लीट हो जाएगी वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगी और वो मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ट्रांसफर करूंगा। हो सकता है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमें यहाँ पर दिया ना हो और लेजर दिया हो, तो फिर हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। अगेन इट इज अ बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो इस लेजर को अगर गौर से देखें तो आपको फौरन समझ में आ जाएगी कि आपका साल के शुरू में कितनी कॉस्ट थी जो आपकी इनकम्प्लीट थी, फर्दर कितनी कॉस्ट लगाई उसको कंप्लीट करने के लिए, कितनी अमाउंट ऐसी है जो साल के दौरान कंप्लीट हो चुकी है। जो कंप्लीट हो चुकी है ऑलवेज रिमेंबर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को यहाँ से ट्रांसफर होगी, ये जो अमाउंट मैंने प्लांट एंड मशीनरी के लिए। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे उसको। ओके जी, ये डेप्रिसिएशन की मैंने सारी वर्किंग्स आपके सामने बनाई। अब इस हिस्से को तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि यही मैंने दूसरे लेक्चर यूज कर। अच्छा जी, नेक्स्ट आइएगा। अब डेप्रिसिएशन के बाद सम टाइम एक और हेड आता है एमोर्टाइजेशन। व्हाट इज एमोर्टाइजेशन? इज अ सिमिलर टू डेप्रिसिएशन, सिर्फ फर्क ये है कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पर कैलकुलेट की जाती है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट पर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, जैसे इनटेंजिबल एसेट्स में आपके ब्रांड्स आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, गुडविल आती है, सारे आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं? इनटेंजिबल एसेट्स, सॉरी एक्सपेंस कह रहा हूँ, एसेट्स है। अब अगर ये आपको गिवन ना हो तो इसके लिए भी आप लेजर बनाओगे। ठीक है जी, अब इसके लेजर में क्या क्या चीज डेबिट साइड पे आएगी और क्या क्रेडिट साइड पर आएगी, तो हम यहां से लेते हैं वर्किंग नंबर 5। अब मैं चूंकि 4 कैपिटल इन वर्क इन प्रोग्रेस को डिस्कस कर बैठा हूं, अब इसको लेते हैं वर्किंग नंबर 5। वर्किंग 5 किसके लिए बनेगी अगर ये गिवन ना हो? इसके लिए जो हम बनाएंगे लेजर वो इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट में आपके कौन सी चीज डेबिट साइड पे आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड पे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट साइड पे हमारा चूंकि ये एसेट है, ओपनिंग बैलेंस के साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे। हम ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिख देंगे। साल के जितनी एडिशन की है आपने, यानी जो भी एसेट मजीद खरीदा है, कोई भी अगर आपने इंटेंजिबल एसेट, वो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। जितने साल के दौरान आपने डिस्पोजल की है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जितनी एमोर्टाइजेशन है उससे भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और एमोर्टाइजेशन जो है ये उसका बैलेंस में लिख रहा हूं, ये गिवन नहीं होगा, मैं यहां से फाइंड करूंगा और उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरी बैलेंसिंग अमाउंट आ गई, एमोर्टाइजेशन जो मैंने फाइंड की विद द हेल्प ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। और यहाँ पर जो मैं इनटेंजिबल एसेट अकाउंट बना रहा हूँ ये भी मेरा नेट बुक वैल्यू पर होगा। ठीक है, सर एक नेट क्वेश्चन है, जी जी सर ये क्वेश्चन पूछा है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाली एंट्री कब होती है? कौन सी एंट्री? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाली। अगर सॉरी ये सर। चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हो, इसमें डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पड़ी थी?
डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। जो आप एंट्री कह रहे हैं कि कब ये एंट्री पास होती है, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट एसेट यानी पीपीई, ये तब एंट्री पास होती है जब मैनेजमेंट इसको डायरेक्टली राइट ऑफ कर रही होती है, डायरेक्टली राइट ऑफ। और ये मेथड मैं आपको बता दूं ये ऑब्सोलीट हो चुका है, अब हम ये एंट्री पास नहीं करते, हम थ्रू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेके चलते हैं। और इसमें कोई एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा पास पेपर में जहां पर ये एंट्री पास हुई हो, depreciation expense debit और credit property plant and equipment। आई होप ये जो कॉमर्स पढ़ के आए होते हैं, क्योंकि वो ये एंट्री पास की होती है इसलिए उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज रिमेंबर वो एंट्री भूल जाएं। ये वाली एंट्री मैं जैसे डिलीट कर रहा हूँ आपने भी अपने दिमाग से डिलीट करनी है, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि वो एंट्री तब होती है जब डायरेक्ट राइट ऑफ हो रहा होता है। तो हम सिंपल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन सर ये भी आपने जो पीपी का लेजर बनाया है, अब जी इसमें जी अगर देखा जाए तो इसकी जो क्रेडिट साइड है इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक किस्म का डेबिट हो रहा है और पीपी क्रेडिट हो रहा है। यस तो बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने अभी आपसे कहा है कि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात, गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया हुआ है, उसे हमने क्वेश्चन में हाइड कर दिया है। जब हाइड कर दिया है तो फिर मैं एंट्री वो यूज करूंगा जैसे आप कर रहे हो कि डेप्रिसिएशन डेबिट करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट करूंगा पीपीई। ये असल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये जो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जो वहां पीपीई के अगेंस्ट एडजस्ट हो रही है, ठीक है। तो लिहाजा लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे डेप्रिसिएशन की ये एंट्री होती है तो मैं कहूंगा नो, अब ये एंट्री पास नहीं करते, आईएस 16 हमें अलाउ करता है इस एंट्री को। ये तो मैं बता रहा हूँ, देखिए एग्जामिनर है, एग्जामिनर बहुत सी चीज ऐसी है जो आपको हाइड कर देगा। अब आपका काम है कि किस तरीके से आपने उसको कैलकुलेट करना है। देखो एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इज काउंटर ऑफ, इफ इट इज नॉट गिवन तो तब भी वो एसेट की वैल्यू को तो कम करेगा ना, वो असल में गिवन ना होने का मतलब ये है कि उसने हाइड कर दी है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है समझ गया मेरी बात। यस सर। ओके थैंक यू। ओके आगे चलिएगा इंटेंजिबल एसेट के बाद। अच्छा यहां से हमने क्या कैलकुलेशन की थी, अमोर्टाइजेशन, वैसे फिक्टिशियस वैल्यू ले रहा हूं 1000, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड क्यों होगा, जितने नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो हम ऐड करते चले जाएंगे। ओके उसके बाद नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बल्कि इसको आप नॉन करंट एसेट भी लिख सकते, कोई भी एसेट बेच रहे हो, ये सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ही नहीं है, ये ऑल द नॉन करंट एसेट, चाहे वो इनटेंजिबल एसेट हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वो सब पे ये अप्लाई होगा। अच्छा अब लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके लिए फिर भी मैं एक वर्किंग बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम वर्किंग आपसे डिस्कस करूंगा। ये जितनी वर्किंग बना रहा हूँ ये क्वेश्चन में अभी मैंने स्टार्ट लिया है और 6 वर्किंग तक मैं पहुंच चुका हूँ, और मेरा ख्याल है ये 15 से ऊपर वर्किंग जाएंगी। लेकिन एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम जो वर्किंग्स आपको बनानी पड़ती हैं वो 5 to 6 होती है, ठीक है। यानी बहुत सी चीजें गिवन होती हैं इसमें, लेकिन मैं हर चीज में ले रहा हूँ अगर ये गिवन ना हो, इफ इट इज नॉट गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन, ताकि आपको तमाम लेजर्स मालूम हो। ओके अब लॉस कैसे निकालने, इट्स वेरी सिंपल। वर्किंग नंबर 6, एक लेजर आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, डिस्पोजल। हम डिस्पोजल के लेजर से भी बना सकते हैं, जैसे यहां देखिएगा डिस्पोजल, ठीक है। अब डिस्पोजल का जो अब डिस्पोजल में क्या क्या आता है, जब एसेट आप उसकी जो कॉस्ट है एसेट की, जिस एसेट को आप बेच रहे हो वो क्रेडिट होती है, ठीक है, जब बेच रहे हो तो डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो यहां पर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ एसेट, जिस एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं। फिर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब आप क्लोज करते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बाय नेचर बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन जब इसको क्लोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड ऑफ एसेट, ये वो कौन सा एसेट है जिसको आप डिस्पोज कर रहे हैं। अब एसेट को कितनी वैल्यू में डिस्पोज कर रहे हैं, कितने में डिस्पोज कर रहे हैं, वो यहां पर आ जाएगा। अगर अगर आप सेल कर रहे हैं तो कैश में,
अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो ट्रेड इन वैल्यू आएगी, ठीक है, वो दोनों क्रेडिट होंगी। अब अल्टीमेटली इसकी अगर डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो फिर हमारा ये लॉस है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये हमारा गेन है, ठीक है। तो ये मैं एक ही वर्किंग है, दोनों शो कर रहा हूं और दोनों को मैं हाईलाइट करूंगा कि इसको आपने कैसे लेके चलना है। ओके, देखिएगा, अगर तो डेबिट साइड ज्यादा है तो यहां पर मेरा लॉस आएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल, और ये मेरी बैलेंस अमाउंट होगी। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, तो ये मेरा गेन ऑन डिस्पोजल आएगा। और यू कैन सी गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल। अब मैं नीचे लिख भी रहा हूं, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो फिर हम क्या करेंगे जी, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये मेरा लॉस हो। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, इज ग्रेटर देन, कौन सी साइड से जी, डेबिट साइड, तो फिर हम क्या करेंगे, कहेंगे दिस इज नोन एज गेन ऑन। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है यहाँ गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। ये मैंने यहाँ पर लॉस लिखा है। अगर तो लॉस हो, अगर लॉस हो तो हम लॉस को प्लस कर लेंगे, और अगर गेन हो, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई या नॉन करंट एसेट, तो वर्किंग नंबर 6 का ही रेफरेंस दे रहा हूं, सेम उसी का, तो फिर आप प्लस नहीं करोगे, माइनस करोगे, -300। ओके, ये वैसे मैं फिक्टिशियस वैल्यूज लिखता जा रहा हूं ताकि वैल्यू से आपको थोड़ा सा आइडिया होता चला जाए। वेल, अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये नंबर 1, नंबर 2 एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, नंबर 3 लॉस, ये तीनों को ऐड क्यों किया था? इसलिए कि ये नॉन कैश थी। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, एमोर्टाइजेशन नॉन कैश है, इवन लॉस भी नॉन कैश है। कैसे? 100 रुपीज की चीज अगर आप 80 में बेच रहे हो तो लॉस कितना है, 20, तो 20 के केस तो कोई कैश नहीं आया ना, तो लिहाजा ये नॉन कैश है। लेकिन दूसरी तरफ ये याद रखिएगा, गेन ऑन डिस्पोजल, जो नंबर 4 आइटम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तो कैश पे है, ये नॉन कैश तो नहीं है। कैसे, जरा डिस्कस करते हैं कैसे। जैसे 100 रुपीज की चीज, एक एसेट है, उसकी वैल्यू 100 रुपीज है, अब 120 में सेल करते हो कैश पे, तो गेन कितना हुआ, 20 का। तो 20 रुपीज आपको कैश में नहीं मिल रहे, यस। अगर कैश में मिल रहे हैं तो मैं क्यों एडजस्ट कर रहा हूं, जबकि हमने ये पढ़ा था कि हमने एडजस्टमेंट सिर्फ उन चीजों की करनी है तो नॉन कैश है, एग्रीड, वो तो हमने कर दी, लेकिन फिर इसको क्यों ले रहे हैं? रिमेंबर, मैंने एक लफ्ज और भी यूज किया था कि हमने एडजस्टमेंट सिर्फ उसकी नहीं करनी कि जो नॉन कैश है, बल्कि एडजस्टमेंट उन तमाम आइटम्स की भी करनी है जो कि आपके ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करते, बल्कि वो किसी और एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। तो लिहाजा रिमेंबर कि ये जो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट है, मैं इसलिए माइनस नहीं कर रहा कि ये नॉन कैश है, बल्कि इसलिए माइनस कर रहा हूं कि ये ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करता, ये दोबारा ऐड होगा कहां पर जाकर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट्स एक्सपेंस, ये भी आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होंगे। बैड डेट एक्सपेंस, जितने भी बैड डेट एक्सपेंस है उसको भी आप ऐड बैक कर दोगे, ये गिवन होंगे, इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे 100 की है, ये नॉर्मली गिवन होते हैं। अब आइएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस। अगर आपका अलाउंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वो भी आपने यहां लेकर आना है। ठीक है, इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस होता है,
और एक्सपेंस ऐड बैक होगा, और डिक्रीज इन अलाउंस डिक्रीज इन एक्सपेंस है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस जो है वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इंक्रीज है या डिक्रीज। तो अब अगर मैं यहाँ पर 50 प्लस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि दिस इज इंक्रीज इन अलाउंस, और इसकी वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये आप ऑलरेडी इंट्रो में भी पढ़ चुके हैं। सिंपल, ओपनिंग बैलेंस भी अलाउंस का गिवन होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी अलाउंस का गिवन होगा, आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। सम टाइम पास पेपर में उसने एक दफा में अलाउंस किस तरह दिया, ये मैं अगली शीट पे आया, ठीक है जी। और इस शीट में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं छोटी सी एग्जांपल इसको क्लियर करने के लिए। पास पेपर में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें दी हुई थी, और यहाँ सपोज 2018 दिया हुआ है और यहाँ पर 2017 दिया हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, और ब्रैकेट में लिखता है नेट ऑफ अलाउंस, ठीक है। और यहाँ पर वो हमें वैल्यू देता है 380, और यहाँ पर हमें वैल्यू दे रहा है सपोज मैं वैल्यू कैलकुलेट करके लिखता हूँ 332.5, ठीक है जी। और अलाउंस नहीं दे रहा हमें, अलाउंस नहीं दिया, और नीचे एक स्टेटमेंट में लिखता है कि कंपनी कैलकुलेट्स अलाउंस एट 5% of accounts receivables balances at year end। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस कैसे निकालें, तो ये तो क्लियर है कि ये 2018 जो ईयर मैंने आपके सामने लिखा है, ये 2018 का ईयर, दिस वन इज अ क्लोजिंग, और 2017 का जो ईयर है वो ओपनिंग लाएगा, क्योंकि ये पिछले साल का क्लोजिंग है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप ईयर एंड पे बनाते हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप अलाउंस कैसे निकालेंगे? मुझे दो अलाउंस चाहिए। फर्स्ट इज अ क्लोजिंग अलाउंस, इसमें से मैं लेस कर दूंगा ओपनिंग अलाउंस, और जो डिफरेंस होगा या वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज इन अलाउंस होगा, ठीक है। ये सिंपल वर्किंग है। अच्छा, अब क्लोजिंग अलाउंस कैसे निकालें? अब मोस्टली स्टूडेंट करते हैं वो मिस्टेक कहाँ करते हैं, जैसे यहाँ पर वो आए हैं ना, तो ये मैं ब्रैकेट में यहाँ शो कर रहा हूँ वर्किंग वो कैसे करते हैं। 380 का इंटू 5/100, ठीक है जी। ये इस तरह कैलकुलेट करते हैं, और अगर इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? रीजन क्या है? गौर से देखें, इसमें लिखा हुआ नेट ऑफ अलाउंस, यानी इसका मतलब है कि ये जो 380 की अमाउंट है ये अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, ये अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस लेस करके 380 आया, तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल तो ज्यादा था, तो ये अमाउंट इन अदर वर्ड्स 5% लेस होने के बाद आई है। सो कैन आई से कि इट इज अ 95%? यस। तो मैं क्या करूंगा कैलकुलेशन में, 5 मल्टीप्लाई 5/100 नहीं करूंगा, 5/95 करूंगा। अब यहां से अगर क्लोजिंग अलाउंस निकालें तो 380 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 95, ये मेरा अलाउंस आ गया 20। इसी तरह ओपनिंग अलाउंस कैसे निकलेगा? 332.50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 95, क्योंकि ये भी 5% लेस होकर आया। अब इसकी वैल्यू भी देखिएगा, दिस अमाउंट इंटू 5 डिवाइड बाई 95, दिस इज 17.5। अब देखते हैं इंक्रीज है या डिक्रीज, इन दोनों को माइनस कर दें आपस में से, तो ये चूंकि प्लस में आ रहा है तो ये इंक्रीज इन अलाउंस है, यानी इसका मतलब है क्लोजिंग अलाउंस 20 है और ओपनिंग अलाउंस 17.50 है। तो ये वर्किंग मैंने इसलिए बताई कि ये पास पेपर में आई हुई है, तो जब नेट ऑफ अलाउंस आ जाएगा तो फिर आपने केयरफुली अलाउंस कैलकुलेट करना है, यानी सीधा इसका 5% नहीं लेंगे। हाँ, अगर ये नेट ऑफ अलाउंस का वर्ड ना होता तो बिल्कुल ठीक था, 380 इंटू 5% यानी 5/100, और 332.50 इंटू 5/100, ठीक है। अब मैं दोबारा उसी स्लाइड पे आता हूँ।
ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस अगर गिवन ना हो तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, ये पहला स्टेप तो ये होता है कि एडजस्टमेंट में क्या आप नॉन करंट एसेट से रिलेटेड नॉन कैश आइटम लेकर आते हैं, फिर आप अदर नॉन कैश आइटम लेकर आते हैं। उसके बाद प्रोविजन। अच्छा, प्रोविजन क्या है? प्रोविजन जैसे आप वारंटी की प्रोविजन दे रहे हैं, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। FR2 लेवल पे जाकर आप इसको IS पढ़ेंगे 37, जिसमें डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको प्रोविजन लिख रहा हूं। अगर आपका इंक्रीज इन प्रोविजन, पूरे साल में जो प्रोविजन इंक्रीज हुई है उसकी वर्किंग में 7 बनाऊंगा, वो कैसे कैलकुलेट होगी? वो भी एड बैक होगी। अब वो कैसे कैलकुलेट होगी, जरा आइएगा, वर्किंग नंबर 7, यहां पर हम वर्किंग नंबर 7 लेते हैं और मैं यही लेजर डाला था, इसके थ्रू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे जी। तो यहां पर मैं लेजर बनाऊंगा प्रोविजन, जैसे मैं लिख रहा हूं प्रोविजन फॉर वारंटी। ये क्वेश्चन में जो भी प्रोविजन दिए होंगे आप लेंगे। प्रोविजन को याद रखिएगा, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। साल के दौरान ओपनिंग बैलेंस जितना होगा, बैलेंस BD, वो आप यहां लाएंगे क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस के साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। जितनी प्रोविजन आपकी इंक्रीज हो रही है साल, इंक्रीज इन प्रोविजन, जो आप एक्सपेंस चार्ज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये एक्सपेंस है जो इस साल का वारंटी एक्सपेंस है, वो आपका प्रोविजन को इंक्रीज करेगा। जितनी साल के दौरान आपने वारंटी के अगेंस्ट पेमेंट की है वो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा और फिर आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस CD। तो यहां से आप ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि इस साल का कितनी प्रोविजन इंक्रीज हुई है, बिकॉज इंक्रीज इन प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। ये यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो एक्सपेंस में ये नेचुरली डेबिट होगा। तो इंक्रीज इन प्रोविजन जो है, सपोज 75 है, वो मैं ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेता हूं पेमेंट अगेंस्ट प्रोविजन। ये इसके ऑल्टरनेट मेथड्स भी होते हैं, इसे मैं अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपको सिर्फ एक मेथड अभी लेके चल रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बाकी मेथड भी बताऊंगा। तो पेमेंट अगेंस्ट प्रोविजन, ये भी आप इसी वर्किंग के थ्रू लोगे, वर्किंग नंबर 7। ये हो सकता है आपको कि ये आपको गिवन हो और ये मिसिंग हो जाए, तो इसलिए फिर आप इसी वर्किंग को यूज करेंगे। ये जो मैं दूसरी दफा लिख रहा हूँ इस वर्किंग को, उसका मीनिंग ये है कि अगर ये गिवन हो एक्सपेंस तो फिर ये वर्किंग 7 यहाँ नहीं बनेगी, आप यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। और पेमेंट जो की आपने, अब सपोज अगर आपने 100 की पेमेंट की है तो पेमेंट से तो मेरा कैश कम होगा, इसलिए मैं इसको माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है जी। फिर उसके बाद फौरन बाद जिस वक्त ये सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो फिर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी ऐड करना, ये लास्ट मंथ ऐड बैक करना है। और इसको ऐड करने की वजह क्या है कि मैं ऑपरेटिंग निकाल रहा हूँ। ऑपरेटिंग का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इसका मतलब इंटरेस्ट से भी पहले का मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो लिहाजा इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना भी आपने SOCI को चार्ज किया है उसको भी ऐड बैक कर दें। ये वर्किंग 8 बना रहा हूं मैं इसके लिए, आपके वर्किंग नंबर 8। और इसमें कौन सा आपका बनेगा लेजर, उसको भी डिस्कस करते हैं। वर्किंग नंबर 8, इसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए अक्रूड इंटरेस्ट और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरेस्ट पेएबल। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दोनों में से कोई भी हेड यूज हो सकता है, अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेएबल। अब चूंकि ये अगेन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है जी। हमने ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब इसके अलावा क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, इंक्रीज इन अलाउंस। और इंक्रीज इन अलाउंस कितना आएगा जी आपका, बैलेंसिंग फिगर, इंक्रीज इन अलाउंस बैलेंसिंग फिगर होगा, ये होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। यही मैंने फाइंड करना है और यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
और डेबिट साइड पे क्या आएगा, जो इंटरेस्ट आपने एक्चुअली पे किया है कैश, ठीक है, जो इंटरेस्ट पे किया है वो लाइबिलिटी को कम करेगा। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, जगह जगह आप देख रहे हैं लाइबिलिटी अकाउंट हम इसी तरीके से बना रहे हैं, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। इस वर्किंग की मदद से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो बैलेंस आ रहा है वो आपका सपोज 200 है, तो मैं 200 को ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद फौरन बाद आपने इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम, ये कोई भी हेड यूज कर सकता है, इसमें तीनों यूज किए हैं, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम की फॉर्म में हो, चाहे वो डिविडेंड इनकम की फॉर्म से हो, और या वो इन्वेस्टमेंट इनकम की फॉर्म से, ठीक है, कोई भी नाम लिखो, आपने इसको लेस करना है क्योंकि ये इनकम है। एक्सपेंस सारे ऐड होते हैं, इनकम तमाम लेस होती हैं, और इंटरेस्ट इनकम को लेस करने की लॉजिक भी सेम वही है जो मैंने आपको पहले शेयर की, कि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करती, ये हमारी किससे रिलेट करती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, इसलिए हम इसको यहां से लेस करेंगे और दोबारा ऐड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब वर्किंग 9, वर्किंग 9 हम दोबारा यहाँ लाते हैं। जी बच्चों, किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिएगा। गैलेक्सी S6, ओके जी। अब इसके लिए जो वर्किंग 9 है, वर्किंग नंबर 9, इसके लिए जो हेड बनेगा वो अक्रूड इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक पेएबल का वर्ड था और ये रिसीवेबल का वर्ड है, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों इसका डेबिट साइड पे क्यों आया, इसलिए कि ये रिसीवेबल है, और रिसीवेबल मेरा एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर आएगा। फिर इसी तरीके से जो इस साल की इंटरेस्ट इनकम जो मैंने अर्न की है वो इनकम में क्रेडिट होगा और अक्रूड में डेबिट होगा, इसको कहेंगे इंटरेस्ट इनकम, और यही मैंने फाइंड करनी है बैलेंस। ये बिल्कुल उससे उल्ट नजर आएगा, तो वो लायबिलिटी है और ये एसेट अकाउंट है, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली जितना इंटरेस्ट मैंने कैश में रिसीव किया है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे रिसीवेबल अमाउंट को कम करेगा। जैसे अगर आपको कैश मिल जाता है रिसीवेबल के अगेंस्ट, तो आप क्या एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये वही एंट्री है कि मैं यहाँ रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहा हूँ, और फिर बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर असल में जो बैलेंसिंग अमाउंट है मैंने ये फाइंड की है इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम की जो भी अमाउंट आएगी वो मैं यहाँ पर माइनस कर, सपोज 50 है तो मैंने 50 माइनस कर दी। ये याद रखिएगा, ये इतना हिस्सा जो मैंने आपके सामने किया ये ऑपरेटिंग का पहला हिस्सा है, ऑपरेटिंग के भी 3 हिस्से हैं, इसको हम नाम लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, या इसको इस तरह लिखें कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। और इसको मैं यहाँ प्लस कर लूंगा, इन जितना भी हिस्सा आपने कैलकुलेट किया है फ्रॉम नेट प्रॉफिट टू दिस अमाउंट, इन सबको प्लस माइनस करूंगा तो 19,475 का मेरा कैश जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, ये जो मैंने आपको कैलकुलेट किया इसको मैं इटैलिक कर रहा हूँ, इसे आगे कंटिन्यू करना, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म नहीं हुई, ठीक है, इसका पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब जितना भी मैंने एडजस्टमेंट कर ली, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जितना भी प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। मैं कहता हूं जी, आंसर अगर कहता हूं जी हाँ हो चुका है तो ये गलत है, अभी कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, अगर सेल, वो सेल जो मैंने इस साल की थी और मैंने इसको कैश में रिसीव नहीं किया, वो एडजस्टमेंट अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं की,
वो पेएबल जो पिछले साल के थे इस साल में मैंने पे किए हैं वो एडजस्ट नहीं हुए। इस तरह बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ऊपर नहीं आए, जैसे यूटिलिटी बिल्स वगैरह है या कोई सैलरीज हैं जो पिछले साल की इस साल पे की हैं या इस साल की आपने अगले साल पे करनी है, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो प्री पेमेंट नेचर के थे जो आपने पिछले साल पे कर चुके थे, इस साल के एक्सपेंसेस वो आपने एडजस्ट नहीं किए, और वो एक्सपेंसेस जो आप इस साल के नहीं थे अगले साल के थे और इस साल में पे किए हैं वो एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो लिहाजा अब उनकी एडजस्टमेंट हमें करनी है। और इनके जितने भी बैलेंसेस होते हैं या वो जाते हैं करंट एसेट में या करंट लाइबिलिटी में। इसलिए यहां पर अब मैंने एक एक एसेट लेना है, इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, अगर मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश पे क्या इफेक्ट आएगा? बहुत सिंपल चीज आपने माइंड में रखनी है। एसेट, करंट एसेट डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये डेबिट हो रहा है, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। इसका मतलब कैश डिक्रीज होगा। ठीक है, याद रखिएगा जब कोई करंट एसेट इंक्रीज होता है तो कैश डिक्रीज होता है, और अगर करंट एसेट डिक्रीज होगा तो कैश इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट, ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, लेकिन आपने एक एक एसेट का के मुतालिक लिखना है, एक एक एसेट के मुतालिक। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कैश मेरे पास आ रहा है, और अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कैश मेरा आउट हो रहा है। ठीक है, इन करंट लाइबिलिटीज। यहां पर भी मैं क्लियर लिख देता हूं, करंट एसेट। तो ये यहाँ हमेशा याद रखना है, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश माइनस होगा, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो कैश ऐड होगा, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैश इंक्रीज होगा, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कैश डिक्रीज होगा। ये शीट 2 में आता हूं और मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूं। देखें, आपने ये देखना है इंक्रीज और डिक्रीज। अगर करंट एसेट मेरा इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है? रूल के मुताबिक डेबिट। ठीक है, और अगर करंट लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज होती है तो रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, और करंट एसेट जब डिक्रीज होता है तो एज पर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम रूल हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और करंट लाइबिलिटी की सूरत में हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, सो करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करते हैं, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे, और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम डेबिट करेंगे। तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन कैश? ऑलवेज रिमेंबर, हमारा जो कैश पे इफेक्ट है वो इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब है कि अगर ये डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिट हो रहा है तो कैश डेबिट होगा, अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो कैश डेबिट होगा, अगर ये डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। तो वेरी सिंपल, इंक्रीज इन कैश, यानी अगर कैश डेबिट हो रहा है, इफ कैश इज डेबिटेड, ठीक है, तो हम प्लस करेंगे, प्लस इन कैश फ्लो, और इफ कैश इज क्रेडिटेड तो माइनस करेंगे फ्रॉम कैश फ्लो। इज वेरी सिंपल। अब जरा देखें मैंने यहाँ क्या लिखा था शीट 1 में, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस किया था। लेट्स सी, जरा देखते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट हमने माइनस किया था, कैसे माइनस किया जरा देखिए। इंक्रीज इन करंट एसेट क्या हो रहा है यहाँ पर? डेबिट। तो कैश क्या होगा? इनवर्स मैंने बताया था, कैश होगा क्रेडिट, और अगर कैश क्रेडिट होगा तो क्या होना चाहिए? माइनस। इज वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप इस टेबल को यूज करके एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ये जेहन में बैठ जाएगा कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूं, N1 दोनों में। ठीक है, N1 और N2 कर लेते हैं, N1 और N2, और ये मैं शीट 2 में लेके आता हूं, N1 और N2।
N1